दोस्तों, हमें पता है कि आप इंटरनेट पर दिखाई गई हर चीज पर विश्वास नहीं करते, लेकिन हमारी टेक्स्ट बुक्स का क्या, जो हमें बचपन से रटाई जा रही हैं। जी हाँ दोस्तों, बचपन से रटी रटाई चीजें भी कई बार गलत हो जाती हैं, फिर चाहे वो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का स्पेस से दिखना हो या फिर जीनियस एल्बर्ट आइंस्टाइन का स्कूल में मैथ्स में फेल हो जाना हो। इसीलिए आज दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि हम आपको उन सभी झूठ के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें आप सदियों से सच मानते आ रहे हैं। और जब हम सच्चाई आपके सामने रखेंगे तो आप उसे जानकर हंस हंस कर लोटपोट हो जाएंगे। तो जल्दी से शुरू करते हैं अपना वीडियो, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि हम आपके लिए हमेशा इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपके फेवरेट माइकल जैक्सन की बात करते हैं, क्योंकि इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि माइकल जैक्सन ने पॉप म्यूजिक में एक अलग मुकाम हासिल किया था, जहां ये सिंगर के साथ साथ एक बेहतरीन डांसर भी थे और उनके डांस मूव तो वाकई कमाल के थे। ऐसे में उनका मून वॉक करने वाला जो स्टाइल था वो लोगों को बहुत ही पसंद था। वो अपने इस स्टाइल के लिए बहुत फेमस भी हुए। लेकिन आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि मून वॉक को माइकल जैक्सन ने इन्वेंट नहीं किया था। हालांकि उन्होंने इसे सबसे पहले 1983 में परफॉर्म किया था, पर असल में माइकल जैक्सन ने ये मून वॉक कैस्पर कैंडिडेट और कूली जैक्सन से सीखा था, जिन्होंने 1970 में इसे परफॉर्म किया था। वहीं मार्कर मार्क्यू ने मून वॉक को माइकल जैक्सन से पहले परफॉर्म किया था, और इन सभी लोगों से पहले बिल बेली नाम के एक टॉप डांसर ने इसे परफॉर्म किया था। ऐसे में ये बता पाना मुश्किल है कि मून वॉक को किसने इन्वेंट किया था, लेकिन वो शख्स सिर्फ माइकल जैक्सन तो पक्का नहीं था। दोस्तों, जब आप दुनिया के अजूबों के बारे में सोचते होंगे तो आपके दिमाग में सबसे पहले आता होगा माचू पिचू, ताजमहल या फिर ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में आपको बता दें कि ये इतना भी ग्रेट नहीं है कि स्पेस से दिखाई दे जाए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सच्चाई ये है कि ये इतना भी बड़ा नहीं है। इसे हमारे एटमॉस्फेयर से बाहर कहीं जाकर भी नहीं देखा जा सकता, फिर चाहे वो मून ही क्यों ना हो, जो कि धरती के सबसे पास है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि नासा ने इसे खुद साबित किया है। हालांकि ये भले ही 21,196 किलोमीटर लंबी है, लेकिन अगर हम इसकी चौड़ाई की बात करें तो ये बॉटम से मात्र 20 फुट चौड़ी है और टॉप में केवल 16 फुट चौड़ी है। अब हम आपको बता दें कि ये अफवाह 1754 के आसपास शुरू हुई थी कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को सैटेलाइट से देखा जा सकता है, लेकिन हमारे चांद पर पहुंचने और स्पेस में सैटेलाइट के पहुंचने से बहुत पहले की ये बातें हैं, तो ये सिर्फ अफवाह है और कुछ नहीं। अब भले ही हर साल यहाँ करोड़ों की संख्या में लोग आते हैं ये सोचकर कि ये दीवार स्पेस से दिखती है, लेकिन सच में ये दीवार स्पेस से नहीं दिखती। अब चाइना की बात चली ही है, तो क्या आपको मालूम है कि चाइना में कोरोना वायरस सबसे पहले किस शहर से फैला था? अगर आपको जवाब मालूम है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। अब बारी है आपके दिमाग में एक और भरी हुई गलतफहमी को दूर करने की, क्योंकि कई सारे लोगों को ये सिखाया जाता है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन, जो कि इतने बड़े जीनियस थे, वो हाई स्कूल में बेसिक मैथ्स की वजह से फेल हो गए थे। तो आज आपको हम बता दें कि ये बिल्कुल भी सच नहीं है, ये गलत है। जी हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि आइंस्टाइन तो उल्टा मैथ्स के जीनियस थे। मात्र 15 साल की उम्र में उन्होंने मैथ में अपनी अच्छी पकड़ बना ली थी। अब जाहिर सी बात है, जिस शख्स ने फिजिक्स की दुनिया में इतनी बड़ी उपलब्धियां हासिल की हो, उसे बेसिक ना आता हो, ये हो ही नहीं सकता, वो भी हाई स्कूल में, यानी कि 10th क्लास में। ये थोड़ा सोचने वाली बात है, लेकिन हमें बुरा तो उन लोगों के लिए लगता है जो सोचते हैं कि आइंस्टाइन मैथ्स में फेल होकर भी साइंटिस्ट बन सकते हैं, तो उन्हें भी अगर मैथ्स नहीं आता तो वो भी साइंटिस्ट बन सकते हैं। अरे भाई, साइंटिस्ट बनने के लिए मैथ्स भी जरूरी है, ठीक उसी तरह जिस तरह से सिंगर बनने के लिए अच्छा गाना गाना जरूरी है और डांसर बनने के लिए अच्छे मूव्स जरूरी हैं, क्योंकि ये सब चीजें बेसिक हैं। चलिए अब आपको एक और बात बताते हैं। 19वीं सदी के मध्य में अमेरिका में एक बहुत बड़ी अफवाह चली थी, जहां पर सिगरेट बेचने वाली कंपनियां एडवर्टाइजमेंट कर रही थी कि सिगरेट सेहत के लिए अच्छी होती है।
जी हाँ, हैरान मत होइए, असल में ऐसा होता था क्योंकि कुछ कंपनियां ये कहती थी कि डेंटिस्ट खुद लोगों को सिगरेट पीने की सलाह देते हैं और ये सेहत के लिए अच्छी होती है, जिससे टेंशन खत्म हो जाती है। और इस तरह की कई सारी एड कंपनियां उस समय चला रही थी, जिसकी वजह से अमेरिका में तकरीबन 45% लोगों को सिगरेट की लत लग गई थी। हालांकि अभी भी अमेरिका में सिगरेट पीने वालों की कमी नहीं है, लेकिन उस समय पूरे 45% लोग सिगरेट पीते थे, यानी कि तकरीबन 7 करोड़ लोग तो केवल सिगरेट ही पिया करते थे। वो तो बाद में पता चला कि ये सेहत के लिए हानिकारक है, इससे भगवान आपको अपने पास जल्दी बुला लेते हैं, तो इस वजह से लोगों ने डर के मारे सिगरेट को पीना बंद कर दिया और उसे टाटा बाय बाय कहना ही ठीक समझा। पर शायद कुछ लोग अभी भी इस बात को सही समझते हैं, इसीलिए तो दिन रात सिगरेट फूकते रहते हैं। दोस्तों, अगर हम आपसे पूछेंगे कि इजिप्ट में बना पिरामिड किसने बनाया, तो हमें पता है कि आपका जवाब होगा इजिप्ट में रह रहे मजदूरों ने मेहनत करके पिरामिड को तैयार किया था। लेकिन हम आपके भ्रम को तोड़ते हुए ये कहना चाहते हैं कि ये बिल्कुल भी सच नहीं है। असल में इस पिरामिड को बनाने वाले ज्यादातर लोग मजदूर नहीं थे। जी हाँ, इस पिरामिड को बनाने के लिए एशियंट इजिप्ट की अच्छी खासी पॉपुलेशन ने बढ़ चढ़कर योगदान दिया था, जहां करीब 85 सालों तक, जिसमें 2589 बीसी से लेकर 2504 बीसी तक का समय लगा। और इतने समय के अंतराल में इजिप्ट में रहने वाले लोगों ने अपना खून पसीना एक करके इस पिरामिड को तैयार किया था, ताकि वो अपने नेशनल आइकॉन को खड़ा कर सकें। ऐसे में जो लोग इतने बड़े बड़े पत्थरों को नहीं उठा सकते थे, उन्होंने यहाँ पर काम करने वाले लोगों के लिए खाना और रहने के लिए बाकी चीजों की व्यवस्था की। यानी कि हर इंसान ने अपने लेवल पर काम किया, जिसमें कुछ लोग सिक्योरिटी के लिए काम करते थे, तो कुछ लोग भारी भरकम पत्थरों को जुटाने के लिए दूर दराज इलाकों में जाते थे, ताकि वो अपने देश के लिए एक नेशनल आइकन खड़ा कर सकें। और ऐसे में दोस्तों, उनकी मेहनत रंग लाई और ये पिरामिड वाकई में दुनिया भर में जाना जाता है। अब आपको एक सिर घुमा देने वाली बात बताते हैं। क्या आपने कभी सुना है कि किसी ऐसे काम के लिए नोबेल प्राइज दिया गया हो जो सच में काम हुआ ही नहीं? जी हाँ, हिस्ट्री में ऐसा भी हो चुका है। आप लोगों ने कार्बन डेटिंग का नाम तो सुना ही होगा। अरे भाई, हम टिंडर पर राइट लेफ्ट स्वाइप करने वाली डेटिंग की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये एक ऐसा मेथड है जिसके जरिए एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड के हिसाब से चीजों की असली उम्र पता लगाई जा सकती है। ऐसे में आर्कियोलॉजिस्ट कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल करके ये पता लगाते हैं कि उनके द्वारा खोजी गई चीजें कितनी पुरानी हैं, और इसी वजह से हम भी आपको जितनी भी चीजों की जानकारी देते हैं, उनकी उम्र कार्बन डेटिंग के हिसाब से ही होती है। और विलार्ड नाम के एक प्रोफेसर ने कार्बन डेटिंग का पता लगाया था, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। लेकिन अब दिल थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं कि कार्बन डेटिंग के जरिए चीजों की असली उम्र का पता लगाना मुश्किल है, और इसके रिजल्ट के ठीक होने की कोई गारंटी भी नहीं होती। ऐसा इसलिए क्योंकि हर जगह का एटमॉस्फेयर अलग अलग तरीके से चेंज होता है। हालांकि कुछ हद तक चीजें सही जा सकती हैं, लेकिन आप खुद ही सोचिए कि 2 प्लांट जिनमें से एक अमेरिका में हो और दूसरा ग्रीनलैंड में, तो जाहिर सी बात है कि टेम्परेचर इफेक्ट की वजह से दोनों की ग्रोथ में काफी डिफरेंस आएगा। इसी तरह से कार्बन डेटिंग का भी हिसाब किताब है। तो अब आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद।